देखना होगा कि 1857 का जो गदर है, 1857 का गदर या जिसको हम क्रांति कहते हैं, कुछ मोटी-मोटी बातें मैं आपको बतला दूँ क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी इस चीज़ पर चर्चा कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, बतला चुका हूँ कि इस क्रांति की जो मूल वजह थी वो क्या थी? तात्कालिक जो कारण था 1856 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, तो एक नई बंदूक को यहाँ पर लॉन्च किया गया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल को रिप्लेस किया गया था ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर और एनफील्ड राइफल के अंदर गाय एवं चर्बी के गाय की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी के कारतूसों के प्रयोग की जानकारी चूँकि सैनिकों को प्राप्त हुई थी, लेकिन चूँकि ये एक ज़्यादातर जो ये मामला था ये बड़ा यूँ समझ लीजिएगा कि ये एक तरह से अफ़वाह का रूप दे दिया गया था, लेकिन सही बात ये है कि जो बुलेट्स या कारतूसों का प्रयोग किया गया था, उनमें गाय और सूअर की चर्बी थी। और इन कारतूसों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पे किया गया? सियालकोट, अम्बाला एवं दमदम की सैनिक छावनियों में। अब चूँकि यहाँ तक का जो मैटर था, ये आपने भारतीय इतिहास के संदर्भ में मुझसे अच्छे से देख लिया था, पढ़ लिया था पूरे तौर पर। तो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग तात्कालिक कारण बना था और आपको मालूम है यह भी माना जाता है कि जो क्रांति की योजना है, जो क्रांति की योजना की बात हमारे सामने आती है कि ये योजना लंदन में बनाई गई। ये योजना लंदन में बनाई गई, लेकिन जो कई डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि सही बात ये है कि इसकी जो योजना थी, ये इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद के अंदर इसका कविता नमस्कार। अच्छा, उपेंद्र भाई, इलाहाबाद के अंदर एक मतलब साधुओं की, संतों की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी और जिस ऋषि या जिस स्वामी या जिस साधु का नाम सबसे ज़्यादा 57 की क्रांति में चर्चा में रहा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो गोल मुँह वाले साधु के नाम से बेहद चर्चित थे। गोल मुँह वाले साधु के नाम से, और इनका नाम था, यह भी याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सर हमने आज से पहले इस बात को कभी नहीं सुना। आप लोग इस बात को उठा सकते हैं, आप लोग इस बात को कह सकते हैं, लेकिन वो ठीक है, मेरे ऊपर इस बात का विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कौन कैसे इस बात को देखता है, समझता है। मुझे मालूम है कि जी, धर्मेंद्र नमस्कार। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें गोल मुँह वाला साधु के नाम से चर्चित रहा, तो अब इस बात को समझिएगा कि ये योजना असल में भारत में बनाई गई थी। ये शुद्ध जो क्रांति थी, ये राष्ट्रीय योजना थी और जो वीडी सावरकर साहब ने कहा है, ये बात भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तमाम जो कांग्रेसी विचारधारा के जो इतिहासकार हैं या वामपंथी इतिहासकार हैं, हू केयर्स अबाउट दैट पर्सन्स? कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को परवाह नहीं है। खुलकर बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात कहा है। बिल्कुल सही बात कहा है वीडी सावरकर साहब ने कि इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट। नहीं, मेरी तरफ से वॉइस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती धर्मेंद्र। वॉइस की प्रॉब्लम है तो आप रीजॉइन करिए। मेरी तरफ से कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती। मैं हाई रेजोल्यूशन में इस क्लास को आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। आप एक बार रीजॉइन करिए धर्मेंद्र, दोबारा एग्जिट होकर। तो वीडी सावरकर साहब ने जो कहा है, स्पष्ट तौर पर बोला है, इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जो दस्तावेज हमारे सामने आज मौजूद हैं, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। आप अपनी पुस्तकों में जाइएगा, कभी भी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कभी चर्चा नहीं होती। नमस्कार सुमित्रा। हाँ भाई साहब उपेंद्र, आपका भी राम राम, समझ में आ गया।
तू तो वैसे भी दिवाली का सूरज हो रहा है इन दिनों में। अब आप एक बात को और समझिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो छाप है हमारे सामने सिर्फ एक ही रूप में आती है कि साहब, मैं ये याद रखना क्लियर कर दूं, आज मैं राजस्थान, आधुनिक राजस्थान में आरंभ किया है 57 की क्रांति को लेकर। इस क्लास को मैं थोड़ा छोटा रखूंगा, उसके बाद में सेकंड क्लास जो रहेगी वो रहेगी अपने जो संगम काल चल रहा है। तो उसकी वजह क्या है कि हमने सिर्फ इतना सा देखा जी कि 1875 के अंदर आपने आर्य समाज की स्थापना करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था समकालीन लोगों में। राजा राम मोहन राय इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, सही बात की है, जो दयानंद सरस्वती साहब है। लेकिन जो अब चूंकि हमें कंपटीशन पास करना है तो मैं कट टू कट उसी पर ज्यादा चर्चा करूंगा। तो लेकिन जो हमें हमें देखना पड़ता है, खुदा ना खास्ता यदि ये चीज आ जाती है तो उस लिहाज से मैंने एक बात बतला दी है कि जी इस क्रांति की जो योजना है वो कहाँ तैयार की गई, लंदन में तैयार की गई। इस क्रांति का जो योजना करता थे वो ऐसा कहा जाता है कि अजीमुल्लाह खान साहब, अजीमुल्लाह खान साहब प्लस रांगोजी बापू। आपको ये भी जानकारी होगी कि रांगोजी बापू और अजीमुल्लाह खान, स्पेशली यदि मैं अजीमुल्लाह खान साहब की बात करूं तो अजीमुल्लाह खान साहब जो धोदू पंथ थे, धोदू पंथ कौन, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिनका नाम हमारे सामने आता है नाना साहिब के रूप में। याद रखिएगा इस बात को, नाना साहिब के रूप में हमारे सामने इनका नाम आता है। तो ये बात निकलकर हमारे सामने अच्छे से आती है कि साहब जो धोदू पंत नाना साहब, ये 1 लाख रुपए की पेंशन पाने का, 1 लाख रुपए का पेंशन पाने की जद्दोजहद कर रहे थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से। और लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को पूरी तौर पर इनकार कर दिया था, साफ तौर पर, कि मैं आपको 1 लाख रुपए की पेंशन नहीं दूंगा। तो धोदू पंत नाना साहब ने अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने एम्बेसडर, अपने राजदूत के बतौर के तौर पर जो अजीमुल्लाह खान साहब थे इन्हें लंदन भेजा था। लंदन में इनकी मुलाकात रांगोजी बापू से होती है, लेकिन चूंकि जो लंदन की गृह सरकार थी अंग्रेजों की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पे, हम देने को तैयार नहीं है इस तरह की पेंशन को, क्योंकि भारत के जो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था उसने साफ इनकार कर दिया ऐसा करने से। तो ये माना जाता है कि फिर वहीं पर योजना बनाई गई लंदन में, और ये निर्धारित हुआ कि 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति का आगाज किया जाएगा। ये तमाम चीजें आपने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका जो 57 की क्रांति आपने पढ़ा वहां तक ये तमाम चीजें आप लोगों ने अच्छे से बखूबी इन चीजों को देख लिया है और आपने समझ लिया है कि क्रांति का जो निर्धारित दिवस है वो 31 मई 1857 है। तात्कालिक इमीडिएट जो कॉजेज के रूप में, तात्कालिक कारण के रूप में जो कारण हमारे सामने निकल कर उभर कर सामने आता है वो है एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त जो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग से सैनिकों का इनकार करना। अब मैं आपको इस बात को बतलाने का प्रयास करूंगा कि वो क्या कारण थे, वो क्या वजह थी कि ये क्रांति राजस्थान में हुई। लेकिन उसके पहले फिर राष्ट्रीय संदर्भ में आप चूंकि अच्छे से कनेक्ट कर सकें अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर इन घटनाओं से, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। एक घटना को, इन इन घटनाओं के क्रम को समझिएगा और अच्छे से आप लोग अब देखिएगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये पहली जो घटना घटती है वो कहाँ घटती है, याद रखिएगा इस बात को, बंगाल में। उसके बाद घटना आती है कहाँ पर, मेरठ या मेरठ वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद जाके घटना आपके आती है अजमेर में, जिसको आप कहते हैं नासिराबाद। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने पिन पॉइंट किए हैं। दूसरी बात, इनको यदि हम थोड़ा सा और देखें और समझें कि साहब असल में क्रम क्या रहा है, तो उस क्रम को भी अब हमें देखना है और समझना है। देखिएगा, सबसे पहला जो क्रम है वो बंगाल से स्टार्ट होता है, कहाँ तक आता है, मेरठ तक। फिर दूसरा क्रम स्टार्ट होता है और वो आता है मेरठ से कहाँ तक, नसीराबाद तक। तो इस क्रम को भी एक बार आप
ठीक से देख लीजिएगा कि साहब ये जो पहला जो क्रम है वो अपने सामने निकल कर आ रहा है कहाँ से जी? बंगाल से। बंगाल से। जो दूसरी बात है वो कहाँ से आती है? प्रयागराज से। और जो तीसरी बात है वो निकल कर आती है कहाँ पर? अजमेर के अंदर। तो अम, अशोक जी, अशोक जी, रिकॉर्डिंग्स में अभी ये क्लास डली हुई है। स्वामी विवेकानंद वाली जो बात, दयानंद सरस्वती वाली जो बात मैंने कही है, मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकांश, आप तो क्या टीचर्स को नहीं पता यार, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इस किस्से को जो आपने मुझसे पूछा, दयानंद सरस्वती वाली बात को, क्योंकि मैंने काफी विस्तार से उस टाइम पर पढ़ाया था, तो जिस समय, क्योंकि जुलाई में मैं आपके सिलेबस को दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूँ, रिवाइंड करने जा रहा हूँ, जो आधुनिक भारत है, सारी बात को फिलहाल वहां पे लूंगा, अभी मैं इस क्रम को आगे रखूं। तो आप एक बात देखिएगा कि जो पहला जो स्थान मैंने रखा है, ये छावनी कौन सी है? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी साहब कहाँ पर है? याद रखिएगा, बंगाल में। जो दूसरी जो छावनी हमारे सामने आती है वो आती है कहाँ पर? ये बात भी याद रखिएगा, मेरठ के अंदर। और जो तीसरी छावनी आती है वो हमारे सामने आती है कौन सी? नसीराबाद के अंदर। क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा, क्रांति की जो पहली घटना घटनी चाहिए थी, यानी कि जो निर्धारित दिवस था क्रांति का, वो था 31 मई 1857। दोबारा याद रखिएगा, 31 मई 1857 इस क्रांति का निर्धारित दिवस था। लेकिन क्रांति की जो पहली घटना है, राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूं साहब मैं भी आप लोगों को, क्रांति की जो पहली घटना है वो घटती है 29 मार्च 1857 को। कहां पर? बैरकपुर, बंगाल के अंदर। जरा मुझे जवाब दीजिएगा, किस छावनी, वो छावनी संख्या कौन सी थी जो बैरकपुर बंगाल के अंदर, जिसके क्रांतिकारी, जिसका नाम था, आप लोग सब लोग जानते हैं, मंगल पांडे, ने पहली विद्रोह की घटना को अंजाम दिया? जी, अशोक, राइट, सुमित्रा, एग्जैक्ट। दूसरी जो घटना घटती है वो घटना घटती है, याद रखिएगा, 10 मई 1857 को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए यहाँ पर, 10 मई 1857 को ये घटना आपके सामने घटती है। 10 मई 1857 को ये घटना घटती है कहाँ पर? मेरठ के अंदर। बैरकपुर या बंगाल में जो घटना घटी वो बड़ी एक आकस्मिक घटना थी। वो थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, याद रखिएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी की घटना थी। और चूंकि ये घटना आप देख लीजिए, 31 मई से लगभग एक माह पहले घट गई। समय से पहले होने वाले जो जो कार्य होते हैं वो हमेशा असफलता की इबारत लिख देते हैं। तो एक पहली असफलता की घटना तो यहीं पर आपके सामने हो जाती है। 10 मई 1857 को जो मेरठ में जो जो घटना घटती है, वो जो टुकड़ी है वो है 20वीं NI टुकड़ी, याद रखिएगा, 20वीं NI टुकड़ी। अब ये घटना, ये जो खबर होती है, विद्रोह की खबर जो होती है, ये घटना बड़े अरसे बाद जाकर राजस्थान में आती है। और राजस्थान में ये घटना पहुंचती है 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को। और यहाँ पर जो टुकड़ी घटना को अंजाम देती है वो है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, विच वॉज अपॉइंटेड इन नसीराबाद। नसीराबाद जो कैंट था, उसके अंदर ये टुकड़ी नियुक्त थी। तो ये मैंने एक राष्ट्रीय स्तर पर आपको यहाँ पर इस सारी बात को समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद में इस घटना को, इस पूरी क्रांति को खोलूंगा राजस्थान के संदर्भ में। क्योंकि हम, ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्रांति का आरंभ हम, याद रखिएगा, हम मेरठ से मानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। क्रांति का आरंभ हम मेरठ से मानते हैं, हम
उसको बंगाल या बैरकपुर से नहीं मानते, जबकि पहली घटना बैरकपुर में घट रही है। तो उसका कारण क्या है कि बैरकपुर छावनी में जो घटना घटी 34वीं NI टुकड़ी के विद्रोही सैनिक मंगल पांडे के द्वारा, वो मात्र व्यक्तिगत विद्रोह की घटना तक ही सीमित रह गई। उसको आगे जाकर फिर सपोर्ट नहीं मिला। बाकी क्रांति जो जो सिपाही वहां मौजूद थे भारतीय, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया मंगल पांडे को। तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि वो मात्र व्यक्तिगत घटना तक सीमित होकर रह गई। इसलिए क्रांति का आरंभ तो यानी कि 29 मार्च 1857 की जो घटना थी वो थी व्यक्तिगत घटना। राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना घटती है उसे हम 20वीं NI टुकड़ी के द्वारा मीरठ या मेरठ में जो जो घटना को अंजाम दिया गया वो क्रांति का आरंभ था। क्योंकि यहाँ पर समूची जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री या 20वीं नेटिव टुकड़ी थी, उसने उसने मेरठ कोतवाल, याद रखिएगा इस बात को, मेरठ कोतवाल धनराज गुर्जर के नेतृत्व में संपूर्ण टुकड़ी ने यहाँ पर विद्रोह किया। 1857 की क्रांति में जिस जाति ने अंग्रेजों को सबसे जबरदस्त टक्कर दी थी वो थे गुर्जर। मुझे प्राउड है इस बात को कहते हुए, मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि जिस जाति के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ मार्शल कौम है। आपको द लास्ट मुगल जो है वो एक उपन्यास पढ़ना चाहिए। आपको एहसास होगा कि इस जाति ने क्या हाल किया था अंग्रेजों का। तो मेरठ के कोतवाल का जो नाम हमारे सामने आता है, उनका नाम है धनराज गुर्जर, और इसे राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का जनक भी कहा गया है। ही वॉज द फादर ऑफ 1857 रेवोल्यूशन इन एंटायर नेशन। क्रांति का जनक या पितामह भी किसको कहा गया है? धनराज गुर्जर को, क्योंकि इसने सुनियोजित तरीके से 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति को आगाज दिया था। और इसी के पश्चात पूरी की पूरी जो 20वीं NI टुकड़ी थी, इस बात को भी कंफर्म करिएगा। ये अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात और राष्ट्रीय स्तर पर आपको ले जाता हूँ, तो शायद अब आप मेरी बात को और समझोगे। देखिएगा कि 20वीं NI टुकड़ी ने जब 10 मई 1857 को धनराज गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ के अंदर विद्रोह कर दिया, तो 2 दिन बाद यानी कि 12 मई को ये टुकड़ी दिल्ली जा धमकती है। क्लियर है? दिल्ली आ जाती है, और दिल्ली में आने के पश्चात फिर ये वहां पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर देती है। तो ये आपका पोर्शन है दिल्ली वाला। दिल्ली में जो बवाल मचा वो मचा 12 मई 1857 को। क्योंकि मैंने दिल्ली वाली बात क्यों ली, ये बात समझाने के लिए कि पूरी एक टुकड़ी ने मेरठ में कत्लेआम मचाया, जो भी अंग्रेज सामने, यूरोपीय सामने आया। और 10 मई के बाद 2 दिन बाद वो पूरी की पूरी टुकड़ी यमुना नदी पर बने हुए पुल को रौंदती हुई दिल्ली के लाल किले में प्रवेश करती है। 12 मई को जाकर बहादुर शाह जफर द्वितीय की इच्छा के विपरीत उसे उसे हिंदुस्तान की मिल्कियत का बादशाह या सम्राट घोषित करते हुए उसे एक छत्र नेता इस विद्रोह का घोषित कर देते हैं। एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। 18 ईयर ओल्ड और अबव 80 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग जो मुगल बादशाह था, जो संभवतया अपने मौला या अपने खुदा की इबादत में अंतिम समय शांति से गुजारना चाहता था, ये सिपाही या सैनिक जो मेरठ से पहुंचे, जो उत्साह से लबरेज थे और जो आज भी हिंदुस्तान के मुगलिया सल्तनत को अपना करता धरता मानते थे, उन्होंने इस उम्मीद में कि जब हमारा बादशाह होगा, हमारा कानून होगा, हमारी मिल्कियत होगी, हम बादशाह की रैयत होंगी, तो शायद हमारे संकट जो अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद से जो दुख दर्द गरीबी जो हमें झेलनी पड़ी है, जो सामाजिक धार्मिक उत्पीड़न हमें
अंग्रेजों की सत्ता में, जिसे आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसकी सत्ता के झंडे तले जो हमें झेलना पड़ा है, संभवतः उसका अंत हो जाएगा। तो भोले भाले इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को इस क्रांति का केंद्र बिंदु 12 मई को बना दिया। इसके पश्चात ये घटना, ये जो खबर थी, ये कहां पर आती है साहब? राजस्थान में। तो कुल मिलाकर बात ये कि राजस्थान में क्रांति का जो आगाज होता है, अब यदि मैं इसकी बात करूं कि साहब राजस्थान में क्रांति का आगाज कहां से हो रहा है, तो फिर अब आपका स्पष्ट तौर पर भैया जी यहाँ पर जवाब होगा कि ये आरंभ हो रहा है कहां से। याद रखिएगा, ये आरंभ निकल कर होता है हमारा राजस्थान में नसीराबाद से। कौन सी टुकड़ी के द्वारा? तब आपका आंसर होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के द्वारा। तो राजस्थान में, आप कंफर्म कर लीजिएगा, राजस्थान में क्रांति का जो आरंभ हो रहा है, राजस्थान में क्रांति का आरंभ, अब आप यहाँ पर और अच्छे से इस बात को देख लीजिएगा। तो साहब राजस्थान में क्रांति का आरंभ हो रहा है 28 मई 1857 को। ठीक है, कहां से हो रहा है? तो आप कहेंगे नसीराबाद छावनी से। जल्दी ही मैं इस क्लास का जो पीडीएफ है, इस क्लास के जो नोट्स हैं, फाइनली मैं आज रात को, तो हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन रात को 9 बजे के बाद मैं अलग ही मूड में रहता हूँ, तो फिर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन कल तक आपको हर हालत में मैं 57 की क्रांति के नोट्स अपलोड कर दूंगा। संडे के पेपर की तैयारी रखना अच्छे से, प्राचीन राजस्थान पूरा आएगा, और इसके अलावा आपका जो 1905 तक का बंगाल विभाजन तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन, वो पक्का आएगा 1885 से। तो साहब नसीराबाद छावनी से होता है। ठीक है, कौन सी टुकड़ी विद्रोह कर रही है? तो आपका आंसर होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी विद्रोह कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि संपूर्ण राजस्थान में उस जमाने में, कंटेम्पररी राजपूताना में, उस जमाने में 6 सैनिक, ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी, तो सिर्फ नसीराबाद से क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि जो 15 तरह जो प्राचीन राजस्थान में पढ़ाया है वो सारा आएगा, जो मैंने प्राचीन राजस्थान में पढ़ाया है वो सारा आएगा। याद रखना माय डियर, उसकी वजह क्या है? आपके फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में इन लोगों ने पूरा मध्यकालीन राजवंश दिए हैं, तो ये कैसे भी करके कनेक्ट करेंगे राजपूतों को, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत से। और आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐतिहासिक स्त्रोत में पृथ्वीराज रासो पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो में चारों उत्पत्ति, चार चार राजपूत कुलों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है। आपको अभिलेख पढ़ना है, जालोर अभिलेख परमारों की ऋषि वशिष्ठ के आबू अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करता है। तो आप इस चैप्टर से बच ही नहीं सकते हो। अभी 2 पेज माय डियर एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है, बाद में हम किंतु परंतु इफ और बट करते फिर आगे देखिएगा। तो प्रश्न यहाँ पर ये निकलकर मेरे सामने, हमारे सामने आता है, सुमित्रा जी मैंने बोल दिया प्राचीन राजस्थान में आएगा तो प्राचीन राजस्थान में ही आएगा। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात को देखिएगा कि प्रश्न ये उठता है कि साहब नसीराबाद के अंदर ही क्रांति का आरंभ क्यों हुआ? क्योंकि नसीराबाद की जो 15th NI टुकड़ी थी, उसमें अधिकांश सैनिक बंगाली थे, अधिकांश सैनिक बंगाल स्टेट के थे। क्योंकि पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं NI टुकड़ी में हुई, तो जिसे हम एक क्षेत्रीय भावना कहते हैं, वो भावना 15वीं NI टुकड़ी में, ये बात जब खबर वहां तक पहुंची और उन्हें लगा कि जी हमारे नेटिव प्लेस पर बंगाल में इस तरह की घटना घट गई, क्योंकि अफवाह र्यूमर तो उस जमाने में थे ही सही कि हमें जो कारतूस काम में दिए जा रहे हैं, वो बेसिकली वो जो सारे के सारे जो बुलेट्स हैं, उनमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है। अब मुझे एक बात कंफर्म करिएगा, आप सभी लोग, यहाँ तक की क्लास आपको जो मैंने बैकग्राउंड आपको बतलाया, वो ठीक से आपको समझ में आया है या नहीं आया है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर मैं क्लास को और आगे बढ़ाऊंगा। जी कविता, अशोक, सुमित्रा, राम, धर्मेंद्र, विजेंद्र, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। उपेंद्र, राइट, उपेंद्र,
प्रियंका, एग्जैक्ट। नेक्स्ट आइएगा। अब आपको ये भी देखना है, चलिएगा, कुछ बातें ये देख लीजिएगा कि 57 की क्रांति से पूर्व भी राजस्थान में कोई बवाल हुआ था क्या? क्या कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले, जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि जो 57 की क्रांति की जो जो घटना नसीराबाद से 15वीं एनआई टुकड़ी के द्वारा भड़की, वो तो मात्र एक चिंगारी थी। मतलब वो तो मात्र एक चिंगारी थी, बारूद तो पहले से इकट्ठा हो रहा था। असल में ये घटनाक्रम चालू होता है आपके 1824 ईस्वी से। याद रखिएगा, 1824 ईस्वी में जयपुर के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समर्थित जो एक प्रशासक था, जिसको आप बेरी साल कहते हैं, तो याद रखिएगा उस बेरी साल के कुशासन के विरुद्ध में, उस बेरी साल के कुशासन के विरोध में जयपुर के अंदर जन विद्रोह हो चुका था। चूंकि बेरी साल ब्रिटिश समर्थित व्यक्ति था, अतः ये ब्रिटिश हुकूमत के ही विरुद्ध में एक तरह से बात आती है। 1835 की यदि मैं बात करूं, 24 के पश्चात, फिर यदि हम बात करें 1835 ईस्वी की, तो 1835 ईस्वी में आप एक बात को समझिएगा, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर, जयपुर, अलवर एवं जो भरतपुर स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, यहाँ पर जो जो राजमाता के जो वंशानुगत अधिकार थे कि उन्हें कुछ पॉकेट मनी प्राप्त होनी है, तो वो राजमाता के जो परंपरागत अधिकार हुआ करते थे, उन पर चूंकि हमला हुआ, राजमाता के परंपरागत अधिकारों पर हमला हुआ, उसके विरोध में जब उनको छीना गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, तो उसके विरोध में, याद रखिएगा, जयपुर के अंदर जो एजीजीआर होता था, एजीजीआर का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान, आर का मतलब, याद रखिएगा, एजेंट टू जो गवर्नर जनरल है, इस पद की इस पद की नियुक्ति पहली बार 1832 ईस्वी में अजमेर के अंदर, याद रखिएगा, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस के रूप में, सही लिखा मैंने या मिस्टर लॉकेट? आपको जानकारी होनी चाहिए। मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस जो है, वो 57 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, के समय एजीजी था, द फर्स्ट एजीजी, द फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान, मिस्टर लोकेट, अशोक, द फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान वाज मिस्टर लोकेट। एंड ये 1832 में इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन 1845 के अंदर, ये बात भी याद रखिएगा, 1845 के अंदर इसका जो कार्यालय है एजीजी का, ये कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? कार्यालय माउंट आबू के अंदर, जिसको ये कहा गया कि जी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है एजीजी की, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब प्रश्न ये उठता है कि एजीजी साहब कौन था? एजीजी वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वाज द हेड ऑफ एंटायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, संपूर्ण भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसका प्रमुख था। और उसका प्रमुख जो राजस्थान में नियुक्त था, वो था एजीजी। और एजीजी के अधीन स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट्स नियुक्त किए जाते थे, वो आते थे। यह भी याद रखना कि एजीजी जो था, जो एजेंट गवर्नर जनरल था, उसको शुरुआत में 13 तोपों की सलामी, याद रखिएगा भैया, 13 तोपों की सलामी प्राप्त होती थी।
13 तोपों की सलामी संपूर्ण राजस्थान में। ये बात भी बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि संपूर्ण राजस्थान में एजीजी से ऊपर यदि कोई व्यक्ति था तो वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ के सम्राटों का कद याद रखिएगा एजीजी से आपके सामने ऊपर आता है। तो 1845 के अंदर इसका कार्यालय, तो ये मिस्टर लोकेट पहला फर्स्ट एजीजी था। लेकिन जिस समय क्रांति भड़की, उस समय जिस समय क्रांति हुई उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था, याद रखिएगा, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। तो एक बात ये हो गई। तो 1835 में जब राजमाताओं के परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तो जयपुर के अंदर जो एजीजी का जो दल था उसके एक सदस्य डॉक्टर ब्लैक के ऊपर जयपुर की जनता का हमला किया गया था। इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है हमारे सामने कि इस क्रांति के होने से पहले, यानी कि 28 मई 1857 से पहले, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को स्वीकार लिया गया था। कल भी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के जो साहित्यकार थे बांकीदास, उन्होंने अपनी एक कविता आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर के द्वारा, उस कविता के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकारा जो गया राजपूत रियासतों के द्वारा, उसके विरोध में सबसे पहले जो स्वर का शंखनाद किया गया था वो सज्जन थे बांकीदास। बांकीदास हमने कल ये भी देखा था कि 1828 के अंदर जब बोध गया में राजपूत सरदारों की जो एक बैठक हुई थी उसमें कन्यावध न करने का जो निश्चय किया गया था, याद रखिएगा, कन्यावध न करने का जो निश्चय किया गया था उसका वर्णन किसके द्वारा किया गया? बांकीदास के द्वारा। बांकीदास की जो ख्यात है वो कहलाती है बांकीदासरी ख्यात। आपको नोट्स पूरे मिल चुके हैं, आप लोग जानते हैं प्राचीन राजस्थान के। तो बांकीदासरी ख्यात में 2776 बातों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये तमाम चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, कल तक मैंने आपको आपके सामने बतला दी थी। तो ये यूं समझ लीजिए कि चिंगारी लगती रही, बारूद इकट्ठा होता रहा। 28 मई की घटना तो मात्र एक उस बारूद के अंदर उस चिंगारी के शोले के रूप में भड़कने की बात थी। अच्छा, 1838 में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1838 के अंदर भी। 1838 के अंदर याद रखिएगा जो बांसवाड़ा के रावल थे, बांसवाड़ा के रावल लक्ष्मण सिंह, और चूंकि ये ब्रिटिश समर्थक थे तो ये बात भी याद रखिएगा कि इनके शासन के विरोध में रामगढ़ की 2 बटालियन और नागा साधुओं के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। तो आप समझिएगा कि इन विद्रोहों को अभी तक महत्व क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ये बात भी याद रखिएगा। इन विद्रोहों को अभी तक यदि महत्व प्राप्त नहीं हुआ तो सिर्फ उसकी वजह क्या थी कि इनमें जनता की शिरकत नहीं थी। जनता में वो राष्ट्रीय चेतना अभी तक नहीं आ पाई थी कि हमारे दुखों का मूल कारण ब्रिटिश हुकूमत है। जो 6 सैनिक छावनियां स्थापित की गई, अब और इस बात को देखिएगा कि आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी बहुत अच्छे से कि राजपूतों ने 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश संरक्षण, आप जानते हैं उस जमाने में टोटल कितनी रियासतें थी? राजपूत रियासतें 19 राजपूत रियासतें थी। इनमें 2 राजपूत रियासतों ने 1857 में ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया था। सबसे पहले नंबर पे करौली 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817,
और उसके बाद कोटा 26 दिसंबर 1817। यद्यपि उससे बहुत पहले भरतपुर, अलवर, जयपुर ये स्वीकार कर चुके थे। और 1823 में मात्र एक रियासत ने राजपूत रियासत ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया था, वो थी सिरोही। बाकी जो टोटल जो 16 रियासतें थी वो 1818 में चरणों में जा चुकी थी, किसके संरक्षण में जा चुकी थी, राजपूत रियासतें 1818 में ब्रिटिश संरक्षण में। मैंने कहा कि जो बांकेदास ने इस संरक्षण के विरुद्ध जो दुष्परिणाम सामने आने थे उनके विरुद्ध चेताया था राजपूत नरेशों को, लेकिन राजपूतों को समझ में नहीं आया। बाद में राजपूतों को धीरे धीरे ये एहसास होने लग गया कि बेहताशा असीमित जो मांगे हैं इनकी अंग्रेजों की, उनसे कहीं अच्छे मराठे थे। कम से कम वो अपने थे, वो खिराज में या चौथ में छूट दे दिया करते थे, उनमें कुछ मानवता थी, वो सम्मान किया करते थे। ये साले गोरे पतलून पहनने वाले छीनते भी हैं, गुर्राते भी हैं, दांत भी दिखाते हैं, चाबुक भी मारते हैं, और इनमें कोई रहम करम नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। धीरे धीरे अंग्रेजों के संरक्षण के आगे ये एहसास हो गया राजपूत नरेशों को कि जो मित्रता का जो संधियों में जो प्रस्ताव दिया गया वो मात्र दिखावा था। ये रेल का जो अतिक्रमण किया गया, जमीनों का, नमक संधियां जो की गई, ये धीरे धीरे राजपूताने के नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको ब्रिटिश संरक्षण में लाने का एक जरिया मात्र था। और राजपूत अब इस छटपटाने लगे इस सोने की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए। लेकिन साहब, इतना आसान नहीं होता है अपनी गलतियों का पश्चाताप कर पाना, इतना आसान काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं छटपटाहट थी, और ये छटपटाहट ही इस विद्रोह के रूप में हमें नजर आई। ये दीगर बात है, ये अलग बात है कि उसके बावजूद अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर राजपूत नरेशों ने और सरदारों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का ही साथ दिया। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कई बार कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई जनाब घर के चिराग से। तो जिस समय ये संधियां की गई तो याद रखिएगा 6 सैनिक छावनियां पूरे राजपूताने में स्थापित की गई थी। कुल 6 सैनिक छावनियां संपूर्ण राजपूताने में स्थापित की गई थी। और स्थापित करने के पीछे का जो लॉजिक था, ये बात भी याद रखिएगा, स्थापित करने के जो पीछे का लॉजिक था वो सिंपल एक ही लॉजिक था कि राजपूताने के अंदर ब्रिटिश संरक्षण को जितना मजबूती के साथ जमाया जा सके उतना ज्यादा जमाया जा सके, फिर कभी विद्रोह की संभावना ना रहे। तो सेंटर और जो फ्रंटियर जो सीमावर्ती जो इलाके थे जहां पर उत्पात होने की संभावना थी, वहां पर जातिगत समीकरणों को बिठाते हुए, याद रखिएगा इस बात को, जातिगत समीकरणों को बिठाते हुए अंग्रेजों ने संपूर्ण राजपूताने के अंदर कुल 6 सैनिक छावनियां स्थापित करी। अब साहब ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी हैं, जरा इनको भी देख लीजिए एक बार। पहली सैनिक छावनी है नीमच, दूसरी सैनिक छावनी है नसीराबाद, तीसरी सैनिक छावनी है ब्यावर, ठीक है साहब, ब्यावर। और चौथी सैनिक छावनी है देवली, पांचवी सैनिक छावनी है खेरवाड़ा। क्लियर। और छठी जो थी वो है एरनपुरा। एरनपुरा। तो ये 6 सैनिक छावनियां स्थापित हुई। अब हमें यहाँ पर कुछ बातों को और इम्पोर्टेंट देखना। इनके अलावा ये सैनिक छावनियां स्थापित कर दी गई, इनके अंदर विभिन्न टुकड़ियों की नियुक्ति कर दी गई। अंग्रेजों ने कुछ विशेष टुकड़ियों को जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया था, और उनका उद्देश्य 57 की क्रांति जैसे किसी बवाल होने पर राजपूताने में जातियों से जातियों को भिड़ाने का था। भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा अपने स्वार्थों की स्वार्थ सिद्धि लिप्सा पूर्ति करना था।
अंग्रेजों ने, याद रखना 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में इन्होंने एक टुकड़ी की स्थापना करी जो थी मेरवाड़ा बटालियन। आप जानते हैं कि मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा अजमेर वाला प्रदेश है। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक और टुकड़ी की स्थापना करी जो कहलाती है शेखावाटी ब्रिगेड। 1834 ईस्वी में, ये बात भी याद रखिएगा, शेखावाटी ब्रिगेड। इसके अलावा आपने 1835 ईस्वी में स्थापित करी जोधपुर लीजियन टुकड़ी। जोधपुर लीजियन टुकड़ी। इसके अलावा 1841 ईस्वी में आपने स्थापित करी मेवाड़ भील कोर, राइट। मेवाड़ भील कोर की आपने स्थापना करी। तो अब आप इस बात को, थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ और बातें ले दूं यहाँ पर, क्योंकि जब बात चली रही तो सारी बात विस्तार से ले दूं, आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। 1841 में मेवाड़ भील कोर और साथ में प्लस कोटड़ा भील कोर की भी स्थापना इसी टाइम पर की गई थी। 1841 में कोटड़ा भील कोर की स्थापना 1841 में ही की गई थी। अभी एक बात और है, 1845 में आपने, 1835 में आपने, इस बात को समझिएगा, शेखावाटी ब्रिगेड 35, सॉरी, शेखावाटी ब्रिगेड और जोधपुर लीजियन टुकड़ी 1835 में, याद रखना भैया 34 गलत है, क्लियर है। अब 41 में आपने स्थापित करी मेवाड़ भील कोर और कोटड़ा भील कोर। अब इनकी जो नियुक्ति की गई थी, इनके नाम के आधार पर, जैसे जोधपुर लीजियन टुकड़ी है, इसकी स्थापना, इसकी जो नियुक्ति थी, याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति की गई है कहां पर, जो मारवाड़ के अंदर जो एक छावनी थी पाली के अंदर, एरिनपुरा, एरिनपुरा, ये वहां पर स्थापित की गई है। ठीक है साहब, थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। तो जो 6 सैनिक छावनियां स्थापित की गई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और चर्चा में बतला दूं, तो एक बार सारा का सारा मामला बिल्कुल अपने सामने क्लियर होता चला जाएगा। जो 6 सैनिक छावनियां स्थापित की गई हैं, ये बात याद रखना कि इन 6 सैनिक छावनियों में इस समय एक भी यूरोपीय मौजूद नहीं था, एक भी यूरोपीय सैनिक यहां पर मौजूद नहीं था। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लगभग 5000 सैनिक इन 6 सैनिक छावनियों में, लिख देता हूं मैं आपके सामने, इन 6 सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक मौजूद थे। लेकिन सारे के सारे सैनिक कौन से थे? भारतीय सैनिक। छह, इन इन 6 सैनिक छावनियों में एक भी यूरोपीय सैनिक मौजूद नहीं था, एक भी, याद रखिएगा। यूरोपीय सैनिक मौजूद नहीं था। जो 5000 जो सैनिक हैं, वो सारे के सारे भारतीय मौजूद थे। अब आप इस बात को और देखिएगा, इनमें सबसे बड़ी जो टुकड़ी है वो हमारे सामने कौन सी आती है? सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जो टुकड़ी है, उसमें नाम आता है आपका नसीराबाद। सेकंड नंबर की जो टुकड़ी है नसीराबाद, ये सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी थी। सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी थी, याद रखिएगा, नसीराबाद की टुकड़ी, सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली।
उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई है। एक बात और याद रखिएगा, जिन टुकड़ियों ने जिन टुकड़ियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया, उनमें एक तो है आपके सामने खेरवाड़ा। खेरवाड़ा ने साहब भाग नहीं लिया। एक है ब्यावर, ब्यावर ने भाग नहीं लिया। याद रखिएगा, सबसे पहले जिस टुकड़ी ने इस क्रांति में भाग लिया था वो है नसीराबाद, नसीराबाद के बाद नीमच, नीमच के बाद देवली, और देवली के बाद फिर एरनपुरा। तो चार टुकड़ियों ने भाग लिया। क्रम क्या रहा? नसीराबाद, नसीराबाद के बाद नीमच, नीमच के बाद देवली और एरनपुरा। ब्यावर ने और खेरवाड़ा ने इस क्रांति के दौरान भाग नहीं लिया था। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए इस सारी बात को पढ़कर कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है, यहां तक की सारी बात। कविता, नोट्स कल सुबह किसी भी सूरत में आपको मिल जाएंगे, प्रयास करूंगा एक से अधिक नोट्स मिल जाए कल आपको। विजेंद्र, अभी नक्शे के द्वारा दोबारा समझाऊंगा इसी सारी बात को, ये सैनिक छावनी वाली बात को। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग कि यहाँ तक की बात आप लोगों ने ठीक से समझ ली है या नहीं समझी है। विजेंद्र, धर्मेंद्र, कविता, प्रियंका, राम, सुमन, सुमित्रा, अशोक जी, उपेंद्र। अनामिका से तो पूछना बेकार है क्योंकि चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे कुछ बातों का जवाब दीजिएगा। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? सबसे पहली बात, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट, उपेंद्र, क्या बात है? कुल सैनिक छावनियां कितनी थी जिस समय क्रांति भड़की? कुल सैनिक छावनियां कितनी थी जिस समय क्रांति हुई? 6, एग्जैक्ट 6। फाइन। जरा जरा मुझे क्रम बताइएगा, जो छावनियों में क्रांति हुई उनका क्रम क्या था? कौन कौन सी छावनी में सबसे पहले और सबसे अंत तक क्रम बना? सबसे पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी? उपेंद्र, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, एग्जैक्ट उपेंद्र। तो कौन उपेंद्र, फिर कौन कौन सी? उपेंद्र की स्पीड बहुत जबरदस्त है। राम, सही बोला मैंने? राम और सुमित्रा। उपेंद्र की स्पीड बड़ी जबरदस्त है। और मुझे लग रहा है कि उपेंद्र ने इस पूरे टाइम में अम, काफी प्रयास, मतलब एक्सेस वो करी है, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। अभी मोबाइल पे तो इसको काफी आदत है जल्दी से मैसेज सेंड करने की, बहुत स्पीड से। अशोक जी, बताने वालों के बारे में क्या बताऊं लाला, मेरे भाई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बताने वालों को तो, क्योंकि जिन किताबों से जिन किताबों से मैंने ये मैटर तैयार किया है, उन बुक्स से ऊपर राजस्थान में कोई बुक नहीं है। गाइडों को मैंने कल भी मैंने कुछ कहा था कि गाइडों की औकात में कितनी मानकर चलता हूँ। यदि 30 सैनिक मौजूद थे तो निश्चित तौर पर हमारे सामने 30 सैनिकों के तो नाम आ भी सकते हैं। सो मैं कमांडेंट ऑफिसर्स की बात या डेजिग्नेशन पर जो नियुक्त थे यहाँ पर, उन अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल्जर्स। एग्जैक्ट। चलिए, देखिए मैंने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर एम एस जैन, आपके आर पी व्यास साहब, कालूराम शर्मा, इन तमाम इतिहासकारों को मैंने समेटा है। नेक्स्ट,
आगे अपन देखते हैं। तो मैं आगे बढ़ जाऊं? तैयार हैं आप लोग? अब इस चैप्टर का आज की इस क्लास का मैं लास्ट पोर्शन आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं आपके सामने राजस्थान का नक्शा लेकर कोशिश करूंगा कि वहां से आप लोगों को मैं सैनिक छावनी वाली जो बात है वो मैं ढंग से समझा दूं। देखो, पहली बात तो ये कि जिस समय ये क्रांति भड़की, जिस समय ये क्रांति हुई, उसके बारे में कुछ बातें अपन स्पष्ट तौर पर ले लें। जिस समय क्रांति हुई उस समय राजस्थान में क्रांति का आरंभ होता है 28 मई 1857 को। ब्रिटिश पीएम कौन था जिस समय क्रांति होती है? तो ब्रिटिश पीएम का नाम है पामस्टन। याद रखिएगा, जिस समय क्रांति हुई 57 में, उस समय ब्रिटिश पीएम का नाम था पामस्टन। अब ब्रिटिश कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति कौन था जिस समय क्रांति हुई? उस समय सेनापति था एनसन, 73 वर्षीय एनसन। एनसन के पश्चात, ये बात याद रखिएगा, एनसन था जिस समय क्रांति भड़की। एनसन के पश्चात फिर बाद में एनसन को नियुक्त मतलब क्या कहते हैं, उसको वहां से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन जिस समय क्रांति भड़की उस समय 73 वर्षीय, जिसे हम कहते हैं अयोग्य टाइप का, उत्साह विहीन, ऊर्जा विहीन जो 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 सेनापति था, वो था एनसन। एक बार कंफर्म करिएगा मुझे सभी लोग। यू ऑल आर एबल टू सी मी, मतलब आप लोग हैं देख पाने में? मेरी आवाज और मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? जी प्रियंका, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से नेटवर्क का इशू हो गया था बीच में। फाइन। तो कुल सैनिक छावनी हमारे सामने कितनी आती है साहब? 6 आती है। जी जी, कविता वगैरह। और जिस समय क्रांति भड़की, याद रखिएगा, उस समय राजस्थान का कमिश्नर कौन था? बड़ी अनोखी बात है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिस्टर कॉल्विन, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कमिश्नर का कार्यालय कहां पर था? कमिश्नर का कार्यालय था अजमेर में, और एजीजी का कार्यालय था माउंट आबू में। क्योंकि मई में ये क्रांति भड़की, और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी इनकी, वो थी असल में माउंट आबू। तो कुल 6 सैनिक छावनियां, कुल 6 सैनिक छावनियां साहब, याद रखिएगा, आपको देखना है, आपको पढ़ना है। अब ये 6 सैनिक छावनियों का किस्सा क्या है? 6 सैनिक छावनियां मैं आपके सामने लूंगा, उसके बाद इस क्लास का अपना एंड हो जाएगा। देखिएगा, पहली जो सैनिक छावनी मैं आपके सामने ले रहा हूं वो है नीमच, यहां पर मध्य प्रदेश में। दूसरी जो सैनिक छावनी है वो है आपकी अजमेर में, नसीराबाद। तीसरी ब्यावर। चौथी देवली। पांचवी खेरवाड़ा। और छठी
एरिनपुरा, पाली। तो ये 6 सैनिक छावनियां आपके समक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। आइएगा इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है पहली सैनिक छावनी, दूसरी नसीराबाद, तीसरी ब्यावर, चौथी देवली, पांचवी खेरवाड़ा और छठी एरिनपुरा। नीमच, नसीराबाद, तीसरी ब्यावर, चौथी देवली, पांचवी खेरवाड़ा और छठी एरिनपुरा। आइएगा इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं अब आपको देने जा रहा हूं, इसको भी देख लीजिए साथ के साथ। जो नीमच है, जो नीमच है वो जनाब कहां पर है? एमपी में। नसीराबाद और ब्यावर दोनों कहां पर हैं? अजमेर में। देवली कहां पर है? वर्तमान टोंक। खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर। और एरिनपुरा कहां पर स्थित है? पाली में। अब आप यहां पर एक बात पर गौर करना, इनमें सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली यदि कोई छावनी है तो भैया जी वो सैनिक छावनी है कौन सी? नसीराबाद। सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली। सुमन। सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली यदि कोई सैनिक छावनी हमारे सामने है तो वो है नसीराबाद। अब इनके अंदर भी कौन कौन सी टुकड़ियां नियुक्त थी भैया, इनका भी एक बार सार देख लो, क्योंकि इनके बिना आपका चैप्टर पूरी तौर पर अधूरा है। याद रखिएगा जो नीमच छावनी है इसके अंदर 7वीं नेटिव इन्फेंट्री कंटिंजेंट, 7वीं इन्फेंट्री कंटिंजेंट टुकड़ी, इसके अलावा बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी टुकड़ी, बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी टुकड़ी, ये 2 टुकड़ियां नीमच में नियुक्त थी। भैया अच्छा रहेगा सिर्फ मुझे ना सुनो, सिर्फ मुझे ना देखो, साथ के साथ लिखते चले जाइए, क्योंकि ये बड़ा हेवी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए कि नीमच के अंदर 7वीं इन्फेंट्री कंटिंजेंट और बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी टुकड़ी नियुक्त थी, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी वो आपके सामने टपका सकता है और फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
दूसरी जो टुकड़ी है नसीराबाद, यदि नसीराबाद की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 टुकड़ियां नियुक्त थी नसीराबाद में। एक तो थी NI टुकड़ी, जिसने 28 मई 1857 को क्रांति का आगाज किया। इसके अलावा यहाँ पर थी 30वीं NI टुकड़ी। इसके अलावा यहाँ पर थी बंगाल कैवलरी टुकड़ी। ये 3 टुकड़ियां कहां पर नियुक्त थी? नसीराबाद के अंदर 7वीं इन्फेंट्री कंटिजेंट एवं बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी कहां पर नियुक्त थी? इस बात को याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको अपने नीमच में। आगे देखिएगा साहब, ब्यावर की बात की जाए तो ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन यहां पर नियुक्त थी। ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन टुकड़ी यहां पर नियुक्त थी। देवली की बात की जाए तो देवली के अंदर कोटा कंटिजेंट टुकड़ी, कोटा कंटिजेंट टुकड़ी नियुक्त थी। खेरवाड़ा की बात की जाए तो खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर टुकड़ी नियुक्त थी। और एरिनपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर 1835 वाली जो टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन टुकड़ी, ये नियुक्त थी। जोधपुर लीजियन टुकड़ी ये नियुक्त थी। अब यदि मैं इनका क्रम देखूं, पहली बात तो ये कि साहब कौन कौन सी टुकड़ी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कौन कौन सी टुकड़ी ने, तो जरा देखिएगा। जिस टुकड़ी ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनमें एक तो है आपका ब्यावर, एक है आपका खेरवाड़ा। तो ब्यावर और खेरवाड़ा इन दो टुकड़ियों ने याद रखिएगा 57 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और यदि वैसे देखा जाए कि क्रम क्या रहा इनके विद्रोह करने का, तो जरा उस क्रम को देखिएगा। सबसे पहले नसीराबाद से कहानी स्टार्ट होती है। नसीराबाद से कहानी जाती है नीमच को, नीमच से कहानी जाती है देवली को, राइट। सो नीमच हो, नीमच सबसे पहले नसीराबाद, ये आगे आप नसीराबाद से जाती है नीमच, नीमच से देवली, और देवली से फिर कहानी जाती है एरिनपुरा में। ये आ गया एरिनपुरा में। इसका मतलब ये निकल रहा है कि सबसे पहले क्रांति का आगाज, सबसे पहले क्रांति का आगाज सबसे पहले नंबर पर नसीराबाद, नसीराबाद के बाद नीमच, नीमच के बाद देवली, और देवली के बाद एरिनपुरा। तो भैया ये क्रम भी क्या निकलेगा, जरा ये भी देख लीजिएगा कि नीमच के अंदर क्रांति होती है 28 मई 1800, सॉरी मैं नसीराबाद है ये। क्रांति का आरंभ सबसे पहले होता है कहां से? नसीराबाद से। नसीराबाद से आरंभ होती है क्रांति 28 मई 1857 से। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्रम आता है नीमच का 3 जून 1857 को। इसके बाद कहानी जाती है देवली में 4 से 5 जून
1857। और एरिनपुरा की जो जोधपुर लीजन टुकड़ी है थोड़ा बाद में विद्रोह हमारे सामने करती है। तो एक बार इस नक्शे के बारे में मुझे बतला दीजिए, इस आज की क्लास के बारे में बतला दीजिए। क्या आप सभी लोग संतुष्ट हैं इस क्लास से? समझ में आया है अच्छे से? इसके बाद मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं और फिर महापाषाण संस्कृति जो प्राचीन भारत का जो अपना चल रहा है उसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मुझे कंफर्म